हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स अच्छे से समझने हैं। पहले टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरे टॉपिक का नाम है जनरल टर्म और तीसरे टॉपिक का नाम है सम ऑफ एन टर्म्स। तो अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसमें से पहला टॉपिक जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग आज के वीडियो में ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से समझना है तो पहले कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे। मैं आपके सामने कई सारे नंबर्स लिखने जा रहा हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। आप वीडियो को पॉज करिए और ये सोचिए कि इन नंबर्स में आपको कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। आपको वीडियो को पॉज करके इनमें पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश की होगी। आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है और इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है। यानी पैटर्न ये है कि इन सब में गैप नहीं बदल रहा है। यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है और यहाँ तो है ही 3 का गैप, है ना। उसी तरह मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ, -1, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है और इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है। ये जो गैप है वो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7 में से 5 को घटा रहा हूँ, 5 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, 1 में से -1 को माइनस कर रहा हूँ, तो जाके हमें ये गैप्स मिल रहे हैं। 5 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, 8 में से 5 को माइनस कर रहा हूँ, 11 में से 8 को माइनस कर रहा हूँ और 14 में से 11 को माइनस कर रहा हूँ। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 9, 7, 5, 3, 3 के बाद एक काम करिए, 1 लिख लीजिए, फिर -1 एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में इस बार 2 का गैप नहीं है, -2 का गैप है ना। अरे भाई 9 में -2 करेंगे तभी तो 7 आएगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में भी -2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी -2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी -2 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी -2 का गैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो गैप हैं वो बदल नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी गैप नहीं बदल रहे हैं और यहाँ पे भी गैप नहीं बदल रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं ले रहा हूँ 18, 17, 15, 14, 13, 11 एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में -1 का गैप है, इन दोनों के बीच में -2 का गैप है, इन दोनों के बीच में अगेन -1 का गैप है, इन दोनों के बीच में फिर से -1 का गैप है, इन दोनों के बीच में -1 का गैप है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ -1 का गैप है, यहाँ पे भी -1 का गैप है, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 का गैप है, लेकिन यहाँ पे -2 का गैप है। यहाँ पे गैप बदल गया। तो अगर किसी सीक्वेंस में गैप्स नहीं बदल रहे हैं, जैसे ये क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें गैप नहीं बदल रहे हैं, ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें गैप नहीं बदल रहे हैं, ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें गैप्स नहीं बदल रहे हैं और ये भी सीक्वेंस है जिसमें गैप बदल रहे हैं। तो अगर गैप नहीं बदलेंगे तो ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यानी इसको हम लोग एपी कहेंगे शॉर्ट भाषा में। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो गैप हैं वो बदल नहीं रहे हैं, तो फिर इसे भी एपी कहेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये भी क्या है, एपी है, क्योंकि यहाँ पे भी गैप नहीं बदल रहे हैं। तो ये भी एपी हुआ क्योंकि यहाँ पे भी गैप नहीं बदल रहे हैं, तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा।
लेकिन क्या ये AP होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो बदल गया है। गैप -1 था, फिर -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर -1। यहाँ पे गैप बदल जा रहा है, और अगर गैप बदल जा रहा है तो ये AP नहीं होगा, नॉट AP। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो अगर ये जो गैप हैं वो नहीं बदलेंगे तो ये जो सीक्वेंस है वो AP कहलाएगा। यहाँ पे भी जो गैप हैं वो नहीं बदल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस सीक्वेंस को AP कहेंगे। इस सीक्वेंस को भी हम लोग AP कहेंगे, लेकिन इस सीक्वेंस को AP नहीं कहेंगे क्योंकि गैप बदल गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 BN AP। BN या थोड़ा सा गैप लिखते हैं, BN AP। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कि ये AP है, तो अगर AP है तो इन दोनों के बीच में गैप होगा, इन दोनों के बीच में गैप होगा, मान लेते हैं वो गैप है D। तो अगर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस AP है तो इन दोनों के बीच में भी D ही गैप होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप होगा? D का गैप होगा। इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप होगा? D का गैप होगा। इन दोनों के बीच में भी D का गैप होगा, और इन दोनों के बीच में तो होगा ही D का गैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो D है ना, D को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। D को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम लोग D को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि बदलता नहीं है। ध्यान से देखिए, D D D D D, जो कि बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है ना। ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? सीक्वेंस है, जो कि AP भी है। तो इस सीक्वेंस में इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। क्लियर है? A1 को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, जिसे कभी कभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ A से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कभी कभी A भी लिख दूंगा। A1 को हम लोग कभी कभी A भी कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी मैं यहाँ पे A भी लिख दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। A2 को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म कहते हैं। ठीक है, A2 को क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म कहते हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, उसी तरह इसको हम लोग थर्ड टर्म कहेंगे, इसे फोर्थ टर्म कहेंगे, इसे फिफ्थ टर्म कहेंगे, इसे सिक्स्थ टर्म कहेंगे। तो आगे ऐसे करते करते एक nth टर्म मिलता है, जिसे हम लोग AN कहते हैं। आगे चलते चलते हमें एक nth टर्म मिलता है, जिसे हम लोग AN कहते हैं। क्या कहते हैं? AN कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AN को हम लोग क्या कहते हैं? nth टर्म। AN को क्या कहते हैं हम लोग? nth टर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1। ठीक है, बस यही याद रखिएगा। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, या फिर थर्ड में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं। हम लोग थर्ड वाले में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से भी हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब फोर्थ टर्म में से अगर थर्ड टर्म को घटा दें तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कहने का मतलब है, या तो A2 को A1 से माइनस कर दीजिए, या फिर A3 को A2 से माइनस कर दीजिए, या फिर A4 को A3 से माइनस कर दीजिए, आपको तभी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और याद रखिएगा, इस AP में कॉमन डिफरेंस बदलता नहीं है कभी भी। ठीक है, तो D की वैल्यू निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से आपको बस फर्स्ट वाला याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो nth टर्म है ना, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है। nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1
डी। ठीक है, ये जो nth टर्म है ना, इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? nth टर्म। जैसे अगर मैं इस n के जगह 3 रख दूं तो देखिएगा क्या होगा। मैं इस n के जगह अगर 3 रख दूंगा तो ये हो जाएगा A3 बराबर A प्लस ब्रैकेट में इस n की जगह भी 3 रखना होगा, 3 - 1 फिर D। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2D। सही बात है? अरे भाई 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा। मतलब थर्ड टर्म को निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर, जिसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये वाला याद करना है, ठीक है, और डी के वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा। अब मैं इस n के जगह 8 रख के देखूँगा। ये जगह A8 बराबर A प्लस इस n की जगह भी 8 रखेंगे तो ये जगह 8 - 1 D। तो ये हो जाएगा A8 बराबर A प्लस 7D। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो आपको अभी दिखा होगा यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 हो जा रहा है ना। उसी तरह अगर मैं A6 निकालूँ तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, A प्लस 5D हो जाना चाहिए, है ना। कैसे मैंने पता किया? क्योंकि यहाँ पे 6 है अगर तो उससे एक कम 5, यहाँ पे 8 है तो उससे कम 7। उसी तरह अगर मुझे लिखना हो A9 का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा? A प्लस 8D हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट ये लिखना सीख जाइए या फिर इस फॉर्मूले की मदद से निकालना सीखिए। मतलब n की जगह 9 रखिए, 9 में से 1 घटाइए तब जाके 8 आएगा। या तो डायरेक्ट 6 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे इसे याद रखिएगा लेकिन डायरेक्ट लिखना भी सीख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें समझी हैं, चलिए उसको एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था 2, 5, 8, ठीक है, 11 और फिर क्या था 14 एंड सो ऑन, है ना। और हमने देखा था ये AP है। क्यों है AP? क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है और इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है। तो ये जो गैप है वो तो बदल ही नहीं रहा है, और बदल नहीं रहा है तो ये AP होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते थे? AP लिख देते थे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख देते थे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसे ही हम लोग A कहते हैं या A1। A1 ही क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 2 है, जिसे हम लोग A भी कहते हैं, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है, ये A5 होता है एंड सो ऑन, है ना। क्लियर है? तो ये जो 2 है वो फर्स्ट टर्म है जिसे हम लोग A भी कहते हैं, और ये जो गैप है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ D जो है वो 3 है। सही बात है। तो जैसे ये 5th टर्म है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? 6th टर्म। तो क्या आप 6th टर्म निकाल सकते हैं? A6 क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D। तो A की वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, है ना। और आप ही सोचिए ना, 11 फिर 14 तो अगला क्या होता? 17 ही होता। 5th टर्म के बाद 6th टर्म आता जिसकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 17 आ रही है, आनी भी चाहिए। उसी तरह आप 10th टर्म में निकाल सकते हैं। देखिए A10 का फॉर्मूला भी मैंने बताया, A प्लस क्या होगा? 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, दैट इज 9D, है ना। तो ये जाएगा A मतलब 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई D मतलब क्या हो जाएगा? D मतलब हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो अगर आपको एक बार फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए, कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए, तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे 5th टर्म तक तो दिया था AP में,
शुरू के 5 टर्म्स दिए थे, 6th टर्म हम लोग फॉर्मूला से निकाल लिए, 10th टर्म भी निकाल लिए यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। हमें बताना इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। क्या रहा आगे क्वेश्चन में, इफ़ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। कह रहा है कि अगर इनमें से कोई एपी निकला तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी बताना है, फर्स्ट टर्म भी बताना है, 10th टर्म भी बताना है और nth टर्म भी बताना है। अगर एपी निकला तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, फर्स्ट टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। ठीक है, क्लियर है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्या दिक्कत है ना। तो पहले वाले पार्ट में जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 3 है, 6 है, 12 है, फिर 24 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, और ये गैप निकालते कैसे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 में से 3 को माइनस करते हैं, याद रहेगा ना, सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। उसी तरह 12 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यानी इन दोनों के बीच में भी गैप 6 का होगा। 24 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, यानी इन दोनों के बीच में गैप 12 का होगा। तो आप देख रहे हैं कि गैप बदल गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, और अगर गैप बदल गया तो ये एपी नहीं होगा। मैं सिंपली लिखूँगा नॉट एपी। ठीक है, ज़्यादा नौटंकी नहीं किया जाएगा, ये एपी नहीं है, मैंने ऐसा लिख दिया। क्लियर है, क्योंकि गैप इक्वल ही नहीं है और क्या, और जब एपी है ही नहीं तो ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइनस हैं, कई लोग माइनस देख के भाग जाते हैं। सेकंड वाला क्या है, 0, -4, -8, -12। कई लोगों का आधा ही दिमाग ख़राब हो गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कई सारे माइनस हैं, हो जाता है दिमाग ख़राब। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है। कई लोग परेशान हो गएंगे कि गैप निकालें कैसे। अभी मैंने तरीका बताया था, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी -4 में माइनस करना है 0 को, है ना। सेकंड वाले में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट वाले को, तो -4 -0 ये तो सॉल्व कर ही लेंगे, है ना, ये तो क्लास 8th का बच्चा भी कर सकता है। तो ये जाएगा -4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में -4 का गैप है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह हम लोग इन दोनों के बीच में भी गैप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोग -8 में माइनस कर देंगे -4 को। क्यों, थर्ड वाले में से माइनस कर देंगे सेकंड वाले को। अब इतने सारे माइनस हैं क्योंकि ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था। याद रखिएगा, थर्ड वाले में से माइनस करेंगे सेकंड वाले को। ठीक है, होगा क्या, लेकिन ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो ये -8 + 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -4 आ जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में भी कितने का गैप है, -4 का गैप है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना का गैप है। इन दोनों के बीच में भी तो गैप निकालना पड़ेगा ना, यानी फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर देंगे। फोर्थ वाला क्या है, -12, जिसको माइनस करना है थर्ड वाले से जो कि है -8, है ना। देखिए फिर से, फोर्थ वाले में से माइनस करना था थर्ड वाले को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये -12 + 8, जिसकी वैल्यू अगेन -4 होगी। यानी इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, -4 का गैप है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गैप तो बदल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4। कैसे निकला, इन दोनों के बीच में -4 का गैप था, इन दोनों के बीच में -4 का गैप था, इन दोनों के बीच में -4 का गैप था, और गैप बदल नहीं रहा है, मतलब ये एपी होगा। तो मैं लिखूँगा इट इज़ एपी, ये एपी है। और अगर एपी है तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इसी गैप को ही तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है,
अरे भाई इसी गैप को ही तो कॉमन डिफरेंस कहते थे, अभी जस्ट मैंने बताया है, भूल गए क्या? तो कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। अब चुपचाप बता दीजिए फर्स्ट टर्म क्या है। अरे फर्स्ट टर्म यही ना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट टर्म यानी ए, इसकी वैल्यू है 0। सही बात है। इसी को फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 है। आपका अगर A1 लिखने का मन कर रहा है तो लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म को A से ही मैं रिप्रेजेंट करूँगा पूरे चैप्टर में। अब क्वेश्चन में आगे बोला था भैया 10th टर्म भी बता दीजिए। बता देंगे, क्या दिक्कत है, कौन हमारे पैसा लग रहा है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। 10th टर्म मतलब A10, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 9D, है ना। तो ये हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है, 0 है, बीच में +9, बीच में क्या है, प्लस है, 9 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या आई थी, -4 आई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 9 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 आएगा, 0 में -36 करेंगे तो -36 हो जाएगा ना। तो 10th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -36 आ गई, ठीक है। 10th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -36 आ गई, है ना। अब क्वेश्चन में बोला था nth टर्म भी निकालिए, निकाल देंगे, कौन हमारे पैसा लग रहा है। nth टर्म मतलब क्या होता है, an होता है, अभी मैंने बताया था, है ना। nth टर्म मतलब क्या होता है, an होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d होता है, ठीक है। a की जगह क्या लिख देंगे, 0 + n - 1, d की जगह क्या लिख देंगे, -4, ठीक है। इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, -4 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, -4n, -4 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 4। यही आपका nth टर्म है, काम हो गया। क्लियर है, बताइए। हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस, 10th टर्म, फर्स्ट टर्म, nth टर्म सब निकाल लिया, क्योंकि ये भी था। अब देखते हैं थर्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए थर्ड यानी सी वाले में नंबर दिया है 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। शायद एक बार और 3 दिया है, चलिए एक बार और लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब ये बताइए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। अब लोग, कई लोग कहेंगे कि ये क्या, इन दोनों के बीच में गैप ही कहाँ है। मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। नहीं समझ में आ रहा ना। इन दोनों के बीच में 0 का गैप है भाई, इन दोनों के बीच में भी फिर 0 का गैप, इन दोनों के बीच में भी 0 का गैप, इन दोनों के बीच में भी 0 का गैप है। तो आप देख रहे हैं गैप तो बदल ही नहीं रहे हैं, मतलब ये भी फिर क्या हो गया, AP हो गया। तो मैं लिख दूंगा ये क्या है, AP है ना। और इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि D की वैल्यू क्या है, 0 है। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बोला था, फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म पहला टर्म यानी A की वैल्यू क्या है, 3 है। क्वेश्चन में बोला था 10th टर्म भी निकाल दीजिए। तो 10th टर्म मतलब क्या होता है, A10 होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 9D। तो A की वैल्यू 3 है, +9 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू 0 है। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 ही आएगा। तो यानी A10 की वैल्यू 3 हो गई। क्वेश्चन में बोला था nth टर्म भी बता दीजिए, बता देंगे, कौन हमारे पैसा लग रहा है। nth टर्म मतलब क्या होता है, A + n - 1D होता है। तो ये जाएगा A की वैल्यू तो मालूम है ना, A की वैल्यू 3 है, 3 + n - 1 मल्टीप्लाई बाई 0। तो 0 जब n - 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सत्यानाश कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो आप देख रहे हैं 10th टर्म भी 3 है, nth टर्म भी 3 है। अब चलिए फिलहाल फोर्थ वाला लगाते हैं, है ना। फोर्थ वाले में क्या दिया है, 12 दिया है, 2 दिया है, फिर -8 दिया है, फिर क्या दिया है, -18 दिया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बताइए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, कैसे निकालेंगे गैप। अभी मैंने आपको बताया था 2 में 12 को माइनस करेंगे, याद रखिएगा।
2 में क्या करेंगे 12 को माइनस करेंगे तब आएगा -10, यानी इन दोनों के बीच में कितने का गैप है -10। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 2 के साथ, यानी -8 को माइनस करेंगे 2 के साथ, -8 को माइनस करेंगे 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन -10 आ जाएगा। यानी इन दोनों के भी बीच में कितने का गैप है, -10 का गैप है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, उसके लिए हम लोग इसको माइनस करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो यानी -18 को माइनस करेंगे -8 के साथ, -18 को माइनस करेंगे -8 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -18 + 8, जिसकी वैल्यू -10 फिर से आ जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में भी -10 का गैप है। और अगर आपकी आँखें सही सलामत हैं तो आपको दिख रहा होगा कि गैप तो बदल ही नहीं रहा है, गैप बदल नहीं रहा है, मतलब ये भी फिर AP है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगा। ठीक है, और इसी गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10, है ना। D की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, -10 होगी। अब कोई फर्स्ट टर्म बता दे, फर्स्ट टर्म मतलब पहला वाला टर्म जो कि 12 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था 10th टर्म भी निकाल दीजिए, निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है। 10th टर्म मतलब क्या हो जाएगा, A + 9D। A की वैल्यू क्या है 12 है, बीच में +9 × D की वैल्यू क्या है -10 है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस और ये प्लस मिलके माइनस आएंगे, 9 और 10 मिलके 90 हो जाएगा। अब 90 में से 12 घटाएंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन आएगा कितना, 78। ठीक है, अब हमें nth टर्म भी तो निकालना है। nth टर्म मतलब an होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। तो ये हो जाएगा an बराबर, a की वैल्यू क्या है 12 है, बीच में +n - 1, d की वैल्यू क्या है -10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा an बराबर 12 -10 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो -10n हो जाएगा, -10 जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा, 10 और 12 ऐड होके 22 हो जाएंगे, और ये -10n एज इट इज़ रहेगा, तो ये जाएगा 22 - 10n। ठीक है, तो हम लोगों ने 10th टर्म भी निकाल लिया और nth टर्म भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा D वाला पार्ट। अब चलिए E वाला पार्ट लगाते हैं। अब देखिए हम लोग पार्ट नंबर E लगाएंगे। E वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1/2, 1/4, 1/6, फिर 1/8 एंड सो ऑन। अब इस बार आपको ये पता करने में दिक्कत होगी कि इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, लेकिन मैंने आपको गैप या कहें कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बताया हुआ है। कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। इसका मतलब 1/4 में से हम लोग 1/2 को माइनस करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, सेकंड वाले में से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले को। क्लियर है, तो एलसीएम ले लीजिए, ये नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा -1/4। यानी इन दोनों के बीच में -1/4 का गैप है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में का गैप। कैसे निकालेंगे, 1/6 में क्या माइनस करेंगे, 1/4 को, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 4 का, 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा, तो यह आ जाएगा -1/12। यानी इन दोनों के बीच में -1/12 का गैप है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, जिसके लिए हम लोग 1/8 में क्या माइनस कर देंगे, 1/6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, तो 8 3 = 24 -6 4 = 24, तो यह जाएगा -1/24। इसका मतलब इन दोनों के बीच में -1/24 का गैप आएगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि ये AP है कि नहीं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बदल जा रही हैं, बदल जाएंगी तो AP नहीं कहलाएगा, नहीं तो नॉट AP। और AP है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब चलिए देखते हैं एफ़ वाला। एफ़ वाले में क्या दिया है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, नहीं, ठीक है। तो ये है एफ़ वाला, क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, और क्या। 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, नहीं, कुछ लोग 16 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, ठीक है, कॉमा 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है। तो अब एक बताइए, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। 8 का गैप है। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा। इन दोनों के बीच में 16 का गैप है, आई थिंक, यस। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, आई थिंक 24 का गैप है। अरे भाई, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, 49 में 25 घटाएंगे 24 आएगा। गैप बदल जा रहा है, मतलब AP है ही नहीं, नॉट AP, मेहनत बच गई। अब देखिए जी वाला, जी वाले में रूट है और इसको देख के कई लोग रूठ गए होंगे, नहीं, कई लोगों को टाइफाइड हो गया होगा। पहला क्या है, √2, फिर क्या है √8, फिर क्या है √18, फिर क्या है √32 एंड सो ऑन, नहीं। देखिएगा बहुत ध्यान से, √2 तो फैक्टराइज होगा नहीं। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं, कॉमा √18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। √32 को 5/2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये √2 हो जाएगा, कॉमा इस 2 2 में एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2√2, क्योंकि ये वाला रूट फंस जाएगा, उसमें से ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा कॉमा 3√2, ठीक है, कॉमा यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 दोनों बाहर आएंगे, यानी 2 2 जा 4 बाहर आएगा, तो ये जाएगा 4√2 डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने रूट को सॉल्व किया है। हालांकि ये चीज़ें 6th या 7th या फिर 8th क्लास में बताई जाती हैं, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया। अब समस्या दूर नहीं हुई, अब हमें ये सोचना है कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी 2√2 में √2 माइनस कर देंगे, सही बात है। अरे भाई, इसको माइनस करेंगे फर्स्ट वाले से। कई लोगों को फिर परेशानी हो गई होगी कि इसको माइनस कैसे करें, है ना। अरे भाई, इसके आगे 1 है, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 ही आएगा और √2 रह जाएगा, तो आंसर आएगा 1√2, यानी इन दोनों के बीच में 1√2 का गैप है। क्लियर है। अब ये सोचिए कि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 3√2 में 2√2 माइनस करना होगा, 3√2 में 2√2 माइनस करना होगा, 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, 1 हो जाएगा, √2 चिपक जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप 1√2, ठीक है। रूट देख के परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है, नहीं। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 4√2 में 3√2 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और साथ में √2 रहेगा, तो इन दोनों के बीच में 1√2 का गैप है। और आप देख रहे हैं गैप बदल नहीं रहा है, मतलब ये AP है। गैप तीनों जगह क्या है, सेम है, तो ये क्या है, AP है, तो मैं लिखूँगा इट इज़ AP, ऐसे लिख दीजिए नॉर्मली AP। अब अगले पेज पे हम लोग कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि जगह कम है ना इस पेज पे। अब देखिए, ये जो गैप्स आए हैं इन्हें तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इन्हें ही तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ D की वैल्यू क्या हो गई, 1√2, और जनरली आगे 1 नहीं लिखा जाता है रूट के, तो D की वैल्यू √2 हो गई। अब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी बोला था, फर्स्ट टर्म तो देख ही रहा है साफ साफ √2 है, तो फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू क्या है, √2 है। फिर क्वेश्चन में 10th टर्म बोला था ना, 10th टर्म मतलब A10 होता है, इसका फॉर्मूला A + 9D हो जाता है, नहीं, तो A मतलब क्या, √2 + 9 × D मतलब √2, तो ये जाएगा √2 + 9√2, 9√2 में √2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 9 मिलके 10 हो जाएंगे, नहीं, तो ये जाएगा 10√2, ठीक है। फिर क्वेश्चन में nth टर्म भी बोला था, nth टर्म मतलब an होता है, इसका फॉर्मूला A + n - 1D होता है, तो an मतलब क्या हो जाएगा, A मतलब √2 +
n-1, डी की भी वैल्यू √2, तो ये क्या जाएगा √2 प्लस ये √2 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n√2, √2 जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -√2 हो जाएगा, ये -√2 से ये +√2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा n√2। आ गया आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है h वाला पार्ट। तो h वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है √2, √4, √9, √12 एंड सो ऑन। तो √2 को तो √2 ही लिखेंगे, कॉमा √4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, √9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, √12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये जाएगा √2, कॉमा इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो लेकिन बचेगा 2√3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, ये कैसे निकालें, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है बताइए। उसके लिए हम लोग सेकंड वाले में से क्या माइनस करते हैं फर्स्ट वाले को, यानी √2 को। अब 2 में से √2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इन दोनों के बीच में 2 - √2 का गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो गैप है यहाँ वाले के इक्वल ही नहीं है, तो इसको निकालने की क्या जरूरत नहीं, इसको निकालने की क्या जरूरत, हालांकि आएगा तो 2√3 - 3। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप ये आएगा, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये ना आएगा। इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में ये गैप है। आपको इन्हीं दो को देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पी है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है ही नहीं, गैप सेम है ही नहीं, तो नॉट एपी, काम ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर समझ में आ गए तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है भाई, फाइंड आउट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी और नॉट। मतलब आपको ये तीनों में से बताना है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। इनमें से जो भी एपी में होगा उसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, 10th टर्म और nth टर्म कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तीनों के तीनों पार्ट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लिखिएगा होमवर्क नंबर 1। तुरंत बताइए वीडियो को पॉज करके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो नंबर गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, सबको बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एपी बनाएगा कि नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड राइजेस बाई 20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आप गड्ढा खोदने वाले हैं, तो अगर आप 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो पहली बार 150 रुपये लगेंगे अगर आप 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे, और 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे फॉर सक्सीडिंग मीटर। इसका मतलब 1 मीटर के आगे 2 मीटर अगर गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपये और साथ में 20 रुपये और लगेंगे, यानी अब 170 रुपये लगेंगे दूसरे मीटर वाले गड्ढे को खोदने के लिए, 2 मीटर के गड्ढे को खोदने के लिए। ठीक है, अगर आप गड्ढा 1 मीटर खोदेंगे तो इतना, 2 मीटर खोदेंगे तो इतना। कैसे, 1 मीटर का इतना है और अगले 1 मीटर का 20 रुपये है। ठीक है, अब बताइए 3 मीटर का गड्ढा खोदने में कितने रुपए लगेंगे। 3 मीटर का देखिए, शुरू के 1 मीटर का कितना खर्चा है 150 है, बच रहे हैं 2 मीटर और, तो जो बच रहे हैं उनमें हर मीटर पे 20 रुपये लग रहे हैं, 20 रुपीज़ फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। 2 मीटर है तो 40 रुपये लगने चाहिए एक्स्ट्रा, तो 2 मीटर का 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट 190 निकल के आएगा, यानी 3rd मीटर का 190 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने 3 मीटर का कॉस्ट निकाल लिया, क्लियर है। चलिए 4 मीटर का भी निकाल लेते हैं और 5 मीटर का भी। तो 4 मीटर का अगर निकालना होगा तो 1 मीटर का तो 150 रुपये लग जाएंगे, और बचे 3 मीटर के 20 रुपये के हिसाब से लगेंगे तो 60 रुपये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, यानी चौथे मीटर पे 210 रुपये देने पड़ेंगे।
5वें मीटर का भी निकाल लेते हैं। 5 टर्म्स तो लिखने ही चाहिए किसी भी एपी या नॉन एपी में। तो 5 मीटर अगर गड्ढा खोदेंगे तो 1 मीटर का 150 और बचे 4 मीटर का 20 रुपये के हिसाब से 80 रुपये, तो ये हो जाएंगे दोनों को जोड़ने के बाद 230 रुपये। तो 5वें मीटर का 230 एंड सो ऑन। इतना गड्ढा खोदेंगे पूरी पृथ्वी में छेद हो जाएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिल रहा है इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद। नहीं, अब हमें यही चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। बहुत सिंपल है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 20 का गैप है। इन दोनों के बीच में भी 20 का गैप है। इन दोनों के बीच में भी 20 का गैप है। इन दोनों के बीच में भी 20 का गैप है। और ये जो गैप है जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ये बदल ही नहीं रहे। और अगर ये बदल नहीं रहे हैं तो एपी होगा। तो मैं लिखूँगा इट इज़ एपी, बस हो जाएगा। ठीक है, कठिन नहीं है, आसान है, परेशान मत होइए। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है वो क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग सिलेंडर। देखिए क्या कह रहा है ना, एक सिलेंडर में हवा है, जो हवा है वो 1/4 रिमूव हो जा रही है। हर मिनट कहिए या फिर हर घंटे कहिए, समझिएगा। मान लीजिए किसी सिलेंडर में 1000 लीटर एयर है। मान लीजिए किसी सिलेंडर में 1000 लीटर एयर है, 1/4 हवा निकल जा रही है। तो अगर 1000 में 1/4 हवा निकाल दें तो कितना हो जाएगा? ये कितनी हवा निकल जाएगी? 4 से ये 25 बार में कटेगा तो 250। ठीक है, मतलब 1000 में से 250 तो निकल गया, तो बचा कितना? 750। सही बात है, 750 बचा ना। क्लियर है कि नहीं बताइए? अरे भाई, पहले अगर सिलेंडर में 1000 लीटर एयर था तो हर मिनट या कहें हर घंटे 1/4 एयर निकल जा रहा है। तो 1000 का 1/4 250 होगा, इतना बाहर निकल गया है। तो अगर 1000 में 250 बाहर निकल गया है तो 750 बचेगा ना। अब सिलेंडर में इतनी हवा बची है, अगले घंटे फिर से 1/4 एयर बाहर आ जाएगी। तो अब 750 का अगर 1/4 करेंगे तो ये कितना आएगा? 187.5। ठीक है, मतलब 750 में से इतनी हवा फिर निकल जाएगी, तो बचेगी कितनी? उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप 750 में से 187.5 को अगर माइनस कर दें तो आपका आंसर आएगा 562.5। एक टर्म और निकाल लेते हैं। अब देखिएगा, पहले सिलेंडर में इतनी हवा थी, इतनी हवा निकल गई तो इतनी हवा बची। अब अगर सिलेंडर में इतनी हवा बची है तो फिर 1/4 निकलेगी हवा, यानी इतनी हवा निकल जाएगी, तो फिर इतनी बचेगी। अब इसमें से भी 1/4 एयर बाहर निकल जाएगा, तो कितना बाहर निकलेगा? 562.5 इंटू 1/4, इतनी हवा बाहर निकल जाएगी। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 140.625। क्लियर है? मतलब इतनी हवा में से इतनी हवा फिर बाहर निकल गई, तो बची कितनी? माइनस कर देंगे, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 421.875। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। फिर से समझते हैं। सिलेंडर में मैंने मान लिया 1000 लीटर हवा थी, तो 1/4 हर बार बाहर निकल जा रहा था। तो 1000 का 1/4 250 होता है, 250 होता है। तो 1000 में से 250 हवा बाहर निकल गई, तो इतनी बचेगी। फिर इसमें से 1/4 बाहर निकल जाएगा, यानी इतना बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा इतना। फिर इसमें से 1/4 यानी इतना बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा इतना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये एपी बनाएगा कि नहीं। इन दोनों के बीच में 250 का गैप है। इन दोनों के बीच में आप लोग देख लीजिएगा, माइनस करके 187.5 का गैप आएगा। इन दोनों के बीच में कितने का गैप आएगा बताइए? 140.625 का गैप आएगा, निकाल लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो गैप अलग अलग आ रहे हैं, और जब गैप अलग अलग आ रहे हैं तो मतलब नॉट एपी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दिव्या डिपॉजिट 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम।
द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। देखिए दिव्या ने कितना डिपॉजिट किया, 1000, कितने रेट से, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, अब जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1+R/100 का पावर T, है ना। आपने ये जो फॉर्मूला है वो क्लास 7th या फिर 8th में पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। क्लास 8th या फिर क्लास 7th में आपने ये पढ़ा होगा, पढ़ के भूल भी गए होंगे, मुझे पता है। फिलहाल क्वेश्चन में हमें ये प्रिंसिपल दे रखा है, यही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, P कहलाता है। ये क्या कहलाता है, R कहलाता है। ये क्या है, रेट है, यानी स्मॉल r। और फिर ये T की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3। ठीक है, तो पहले अमाउंट 1 ईयर का निकालते हैं। अमाउंट हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालने जा रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 1+10/100 का पावर 1। नहीं, अरे भाई P की जगह 1000, R की जगह 10, टाइम की जगह 1, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालने जा रहे हैं। क्लियर है, तो जगह 1000 मल्टीप्लाई बाई, ये से ये कट जाएगा, 1 और 1/10 को जोड़ेंगे तो 11/10 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा। नहीं, तो पहले साल 1100 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लिया। अब सेकेंड ईयर का अगर अमाउंट निकालना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, इस 1 की जगह 2 आ जाएगा। भाई टाइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो 11/10 पहले एक बार था, अब 2 बार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 और 1/10 ऐड होंगे तो 11/10 आएगा, और उसका पावर 2 है, तो 2 बार 11/10। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो अब अगर 11 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो 1210 आएगा। तो सेकेंड ईयर में 1210 रुपीज़ मिलेंगे। थर्ड ईयर का निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, थर्ड ईयर में यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे तो 11/10 आएगा 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। तो जाएगा 11/10, 11/10, 11/10। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1331 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 जीरो जो हैं वो इस 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 11 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा। थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट बन जाएगा, नहीं इतना अमाउंट बन जाएगा, एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 110 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 121 का गैप है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गैप है और यहाँ पे जो गैप है अलग अलग हैं, तो एपी नहीं होगा, नॉट एपी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के एक सीक्वेंस बना रहे हैं और देख रहे हैं कि वो एपी है कि नहीं, इतना ही तो काम कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दिव्या डिपॉजिटेड 1000 रुपीज़ एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पिछले वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, इस बार सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। कह रहा द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अब लेकिन SI कैसे निकालते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो 1000 है ना, प्रिंसिपल जो है वो क्या है 1000 है, तो यहाँ पे P लिख सकते हैं। रेट जो है वो 10% है, तो ये R लिख सकते हैं। और ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो टाइम है। तो अमाउंट निकालने का सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो P तो मालूम है ना, SI नहीं मालूम। SI निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ये भी आप क्लास 7th 8th में पढ़ के भूल गए होंगे, जिसे मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नहीं, तो चलिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालते हैं, या कहें अमाउंट निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए P की जगह 1000 ही रखेंगे, R की जगह 10 रखेंगे, और टाइम की जगह 1 रखेंगे, डिवाइड बाई 100। 0 से 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 रुपीज़।
तो SI की वैल्यू 100 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 है, तो 1000 प्लस 100 ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। पहले साल में 1100 रुपीज़ मिलेंगे। क्लियर है? देखिए पहले मैंने SI कैलकुलेट किया, 100 रुपये आए, प्रिंसिपल में SI को जोड़ दिया यानी 1000 में 100 को जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया 1100, क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट ही तो बोल रहा था। अगर सेकेंड ईयर का निकालना होगा तो इसी टाइम की जगह 2 कर देंगे, तो ये 100 की जगह 200 आ जाएगा, यहाँ पे भी 200 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1200 होंगे अमाउंट की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1200। उसी तरह अगर थर्ड ईयर का निकालना होगा तो अमाउंट की जगह टाइम की जगह 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 300 आएगा, फिर यहाँ पे भी 300 आएगा और अमाउंट आपका 1300 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1300 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच में 100 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 100 का गैप है, गैप सेम है ना, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो मतलब गैप सेम है, गैप सेम है मतलब AP है, इट इज़ AP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट को मैंने सॉल्व करा दिया है। वर्ड प्रॉब्लम्स थे, मुझे मालूम है कई बच्चों को टफ लगे होंगे। ठीक है, तो अगर टफ लग रहे हैं ना तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। तो अभी मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको सेकंड होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें भी आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड प्रॉब्लम AP बनाएगा और कौन सा वर्ड प्रॉब्लम AP नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम सेम है ये क्वेश्चंस, कुछ भी अलग नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन तीनों पार्ट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लिखिएगा होमवर्क नंबर 2 पार्ट A का आंसर, पार्ट B का आंसर, पार्ट C का आंसर। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा इस वाले होमवर्क का आंसर अभी तुरंत। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म इन द गिवन बिलो। यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है चारों पार्ट्स में। क्वेश्चन में कह रहा है पहले शुरू के 5 टर्म लिखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुरू के 5 टर्म्स को लिखिए, फिर चेक करिए कि ये वो AP बना रहे हैं नहीं। अगर AP बना रहे होंगे तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिएगा बस। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे an दिया है ना फर्स्ट वाले पार्ट में an दिया है, कितना दिया है 3n+2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए A1 A2 A3 A4 A5 ... ये निकाल सकते हैं क्या? अगर an दिया है तो A1 A2 A3 A4 A5 ये निकाल सकते हैं नहीं? अगर आपको A1 निकालना है तो बस इस n की जगह 1 ही तो रखने की जरूरत है। सही बात है, तो अगर इस n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 बराबर 3 इंटू इस n की जगह भी 1 रखना पड़ेगा, बीच में प्लस फिर 2, तो ये जाएगा 5। मतलब A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। उसी तरह अगर हमें A2 निकालना है तो इस n की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो इस n की जगह भी 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 3 इंटू इस n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीच में प्लस फिर 2, 3 2 6 6 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? फिर A3 निकालेंगे, उसके लिए इस n और इस n की जगह 3 रख देंगे, ये जगह A3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 और 2 मिलके 11 हो जाएंगे, है ना, यानी थर्ड टर्म 11 होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, इस n और इस n की जगह 4 रख देंगे, ये जगह A4 बराबर 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 12 और 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी फोर्थ टर्म 14 हो जाएगा। क्लियर है? फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे जिसके लिए हम लोग इस n और इस n की जगह 5 रखेंगे, तो ये जाएगा A5 बराबर 3 इंटू 5 प्लस 2 जिसकी वैल्यू 17 आ जाएगी, यानी यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या था, शुरू के 5 टर्म लिखिए, मैंने लिख दिए। फिर बोला चेक करिए कि AP हैं कि नहीं। इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 3 का गैप है, गैप सेम है तो AP है, इट इज़ AP, इट इज़ AP।
और क्वेश्चन में बोला था कि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो इसी गैप को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी D, जिसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। काम खत्म, पैसा हजम। फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड यानी पार्ट B में हमें AN क्या दिया है, n-2/3 दिया है नहीं। तो हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन ये निकालेंगे नहीं। तो अगर हमें A1 निकालना है तो इस n और इस n की जगह 1 रख देंगे और क्या। तो ये हो जाएगा A1 बराबर इस n की जगह 1 रख दें तो ये जाएगा 1 - 2/3, जिसकी वैल्यू -1/3 हो जाएगी। मतलब A1 की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। क्लियर है। अब हम लोग A2 निकालेंगे तो उसके लिए इस n की जगह 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 2 - 2/3। 2 - 2 का जब 0 आ जाएगा तो 0/3 दैट इज 0 हो जाएगा। यानी सेकेंड टर्म 0 होगा नहीं। क्लियर है। थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा A3 बराबर 3 - 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो थर्ड टर्म हो जाएगा 1/3। अब निकालेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, इस n और इस n की जगह 4 रखेंगे और क्या। तो ये जाएगा A4 बराबर 4 - 2/3 दैट इज 2/3। तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म के लिए इस n और इस n की जगह 5 रख देंगे तो ये जाएगा A5 बराबर 5 - 2/3, तो ये जाएगा 3/3 दैट इज़ 1। तो यानी फिफ्थ टर्म क्या जाएगा, 1 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमें 5 टर्म्स मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन बोला था AP है कि नहीं ये चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग 0 में से 1/3 को माइनस करेंगे। ध्यान से सुनेगा, 0 में क्या माइनस करेंगे, -1/3 -1/3। तो 0 + 1/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1/3 का गैप है नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें ये खोजना होगा कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/3 में क्या माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे। तो ये तो 1/3 ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी 1/3 का गैप होगा। चेकिंग बंद नहीं करेंगे नहीं। अब इन दोनों के बीच में गैप देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, 2/3 में क्या माइनस करेंगे, 1/3। तो 2 में से 1 घटा दीजिए, क्या जाएगा 1 और नीचे 3, यानी इन दोनों के बीच में भी 1/3 का गैप है। क्लियर है। अब लास्ट बचा है बस, लास्ट है ना। अब हमें बस ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में क्या माइनस करेंगे, 2/3 है ना। यही 2/3 माइनस कर देंगे तो ये 3 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 3 - 2/3, जिसकी वैल्यू फिर से 1/3 हो जाएगी नहीं। तो यानी यहाँ पे फिर से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1/3 आ गया। क्लियर है कि नहीं बताइए यहाँ तक। और आप देख रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस बदल नहीं रहा है, 1/3 1/3 1/3 1/3, कॉमन डिफरेंस सेम ही है। सेम है तो इट इज़ AP। AP है तो कॉमन डिफरेंस है कितना, 1/3 है। बस काम ख़त्म। इसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो तो गया। तो सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। C वाले पार्ट में इसमें AN क्या दे रखा है, 3 का पावर n। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 नहीं। तो अगर A1 निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, इस n और इस n की जगह 1 रख देंगे और क्या। तो ये हो जाएगा A1 बराबर 3 का पावर 1 दैट इज़ 3। तो फर्स्ट टर्म तो 3 ही आएगा नहीं। अगर हमें A2 निकालना है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जाएगा A2 बराबर 3 का पावर 2 जो कि होता है 9 है ना। कई लोग क्या करेंगे, 3 के पावर 2 को 6 लिख देंगे, तो एग्ज़ाम में भी उन्हें 6 नंबर ही मिलेंगे और क्या। तो A2 की जगह 9 हो जाएगा। वैसे वो लोग गलती से लिखते हैं, इतना तो सबको मालूम होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है।
गलती से लिखते हैं, ठीक है। मैं तो बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूँ, तो अगर ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो मैं नंबर दे देता हूँ। अब हम लोग A3 निकालेंगे, नहीं मतलब इस n और इस n की जगह 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा A3 बराबर 3 का पावर 3, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27। 3 का पावर 3 मतलब 3 बार 3 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, नहीं। अब अगर हमें A4 निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 4 रखना होगा n की जगह, तो ये जाएगा A4 बराबर 3 का पावर 4, जिसका मतलब 4 बार 3 मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर 81 आएगा। कर लीजिएगा 4 बार, यहाँ 81 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब हमें A5 निकालना है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग को 5 लिखना है, नहीं। तो ये जाएगा A5 बराबर 3 का पावर 5, 3 को यानी 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार, तो ये 243 आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 5 की जगह 243 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में 18 का गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का भी गैप है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों गैप अलग अलग आ रहे हैं ना। जब शुरू में ही गैप अलग अलग आ रहे हैं तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप लिख दीजिए इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, और AP है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस लिखने की क्या जरूरत है ना। तो फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, जो कि ईजी था। अब हम लोग फोर्थ पार्ट निकालेंगे D, जो कि है n² माइनस n+1। इसमें हमें an क्या दे रखा है, n² माइनस n+1। तो हम लोग क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर हमें A1 निकालना है तो यहाँ n, यहाँ 1 रख देंगे n की जगह। तो A1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1+1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें A2 निकालना है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रखना होगा। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 2+1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 2+1 3 आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे, तो उसके लिए इस n और इस n की जगह 3 रख देंगे। तो ये जाएगा A3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 3+1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 माइनस 3+1, ये 7 आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म 7 होगा, ठीक है। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। फोर्थ टर्म के लिए यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, इसकी जगह 4 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, A4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4+1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4+1, तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ टर्म निकालेंगे, 5 रख देंगे n की जगह, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5+1, तो ये जाएगा 25 माइनस 5+1 दैट इज़ 21। तो फिफ्थ टर्म 21 होगा। हमें 5 टर्म मिल गए हैं। अब हम देखेंगे कि AP है कि नहीं। तो उसके लिए क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। तो गैप तो बदल जा रहे हैं, मतलब AP है ही नहीं, नॉट AP। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, काम ख़त्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना। तो उसी के बेसिस पे आप एक होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क नंबर 3। सेम काम करना है आपको। nth टर्म गिवन है, आपको इससे शुरू के 5 टर्म्स बताने हैं और बताना है कि AP है कि नहीं। अगर AP होंगे तो कॉमन डिफरेंस बताइएगा। तो इन चारों पार्ट का भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चंस करवाए हैं और 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उनका लाइन बाय लाइन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। मैं आपका आंसर चेक ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।